बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। देखिए, रोज़ मैं नेल लगाती हूँ, है ना। जब मैं प्रोग्राम शुरू करती हूँ मैं नेल लगाती हूँ। ये मैं आजकल ना ट्रेंड सेट कर रही हूँ कि अगर आप लोग का दिल करता है तो नेल पॉलिश के बजाय आप इस तरह से ये नेल जो है ना जेल के थ्रू, किसी ग्लू के थ्रू, लाइटर ग्लूज़ अब मार्केट में आ गए, वो आप लगाएं और लगा के उसको ऐसे बस थोड़ी देर के लिए स्टिक करें और ये अच्छे खासे 3 दिन आपके निकाल देता है। 2 दिन, 1 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर के लिए आपको ये रखनी है, आराम से ऐसे उखाड़े निकल भी जाता है। आप नमाज़ पढ़ें फिर उसके बाद उसको दोबारा जो है ना ऐसे करके लगा लें। इट्स वेरी ईजी टू अप्लाई। इसका ग्लू मैं बाहर से लेकर आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में इस तरह के ग्लू अवेलेबल नहीं होते, तो अब कोई ऑनलाइन अगर आपको जगह मिल जाए तो वहाँ से आपको ये ग्लू अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से, देखें कितनी अच्छी चीज़ है ये। आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हैं। कोई फंक्शंस में जाते हैं और किसी इवेंट में जाते हैं तो ये लगाएं। अच्छा, वो जो आप फिक्स वाले लगाते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने भी वो लगाना शुरू किए थे बड़े शौक़ से। इतनी ख़राब चीज़ है सीरियसली। वो जो फिक्स वाले लगाते हैं ना, उससे आपकी पूरी स्किन की जो लेयर है वो इतनी ख़राब हो जाती है और तो और उसमें फंगस भी पड़ जाता है। इतने टाइम के बाद आपका ना जैसे लगवा के फंगस पड़ जाता है। वो मैं नहीं उसको रेकमेंड करती कि ये जो फिक्स नेल्स है ना जो लोग कराते हैं एक्रेलिक, वो ना कराया करें, फिर अपाहिज हो जाता है बंदा, कोई काम ही नहीं कर सकता। मैं तो नहीं लगाती। ट्राई दिस आउट, आपको अच्छा लगेगा। चले, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ, अपने शो के स्टार्ट में। सबसे पहले आपको एक ख़बर सुना दूँ नाजरीन कि पाकिस्तान ने एक दुनिया का जो रिकॉर्ड है ना, बहुत बड़ा रिकॉर्ड, वो अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त स्टंट मैन है, उनका नाम भी आपने सुना होगा नाजरीन, सुल्तान गोल्डन उनका नाम है। तो वो जनाब जो हैं उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है नाजरीन। उन्होंने जो रिवर्स गाड़ी होती है ना, उसको भगाकर, बैकवर्ड जो आप समझे जो पीछे की तरफ चलाते हैं ना रिवर्स गाड़ी, उसको उस तरह चलाकर उन्होंने हाई जंप करवा कर नाजरीन, तो उसमें जो है ना 2022 का आलमी रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने तोड़ दिया। और ये एक बड़ा ही कारनामा है। सुल्तान गोल्डन जो हैं बहुत पहले से नाजरीन इस तरह के स्टंट्स वगैरह करते आ रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। और अभी भी आप देख लीजिए कि अभी जो सिचुएशन है कि जिसमें उन्होंने इतना बड़ा एक ये देखें सामने मेरे भी ये देखें, ख़तरनाक है ये, इजी नहीं है इसको इस तरह से रिवर्स। ओ यू सी, अच्छा जाके पीछे भी हिट हुई है मगर रिकॉर्ड भी उतना बड़ा मिला है उनको, क्योंकि देखें ना रिवर्स पे जब इतनी हाई, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी जब आप रिवर्स पे हाई जंप लेंगे तो डेफिनेटली उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। बट क्या ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। आपको पता है इन्होंने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तो इन्होंने रिवर्स करते वक्त एक मील का जो फासला है ना नाजरीन, उसको बड़ी जल्दी तय कर लिया, एक तो ये था। और इससे पहले जो इनका रिकॉर्ड था उसमें 1 मील का फासला जो था ना वो 1 मिनट 15 सेकंड में ड्राइवर ने जो है वो तय किया था, लेकिन इस दफ़ा 57 सेकंड में ही 1 मील का फासला इन्होंने तय कर लिया था। तो गाड़ी को रिवर्स जो है वो देख लें आपके सामने कितनी तेज़ी से किया है। और इसके बाद ये जो हाई जंप है ना उसमें भी इन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा है जिसमें 121 फुट से ज़्यादा फासला जो है वो तय किया इन्होंने। अमेजिंग, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और आलमी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त कारनामा था, हमने कहा आपके साथ ही शेयर करें, आपको दिखाएं ज़रूर। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाजरीन, और टॉपिक हमारा क्या है? थायराइड के ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, अब ये जो थायराइड है ये क्या होता है, अगर किसी को मसला आ जाए तो उसकी क्या अलामात होती हैं? ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है इसमें आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या मोस्टली जो लोग हैं जिनके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे होते हैं या जिनका वेट बढ़ रहा होता है, तो क्या इसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है? ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो है ना हमारा, उसको भी ये कंट्रोल करता है।
तो इसमें क्या सच्चाई है, सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शाहिद फारूक साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इज़ ए जर्नल सर्जन, और हम इनसे इस तरह के सारे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। कैसा आलमी रिकॉर्ड दिखाया देखे मैंने बहुत आपको? ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। मुझे खुद भी गाड़ी चलाने का काफ़ी शौक है। अच्छा। एंड इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो स्पोर्ट्स भी चलाते हैं? नहीं स्पोर्ट्स नहीं चलाता। बस गाड़ियाँ सही चलाते हैं। आप सीधी चलाते हैं? वाह जी मैं सीधी चलाता हूँ। ये तो मुश्किल काम था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए, जो थायराइड है इसमें जी। अगर ये जब पेशेंट को हम देखें कि ये जो मोटे हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि उनको हार्मोन्स की परेशानी की वजह से थायराइड भी होगा? अच्छा ये मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, जो आपने सवाल किया था कि थायराइड, इसको उर्दू में या आम लैंग्वेज में गिलड़ कहते हैं। और ये एक बटरफ्लाई शेप या तितली की शक्ल का ग्लैंड है जो आपकी गर्दन में सामने मौजूद होता है। ठीक। अब ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो ये आपकी रेस्टिंग स्टेज पे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ रेस्ट कर रहा हूँ, उस पे जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है आपकी बॉडी, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। अब ये थायराइड कंट्रोल करता है। अब थायराइड जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और अगर कम काम कर रहा होता है तो उसमें रेट कम हो जाता है। तो जो पहली कंडीशन है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, दूसरी में को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अच्छा। तो जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो उसकी वजह से ग्लैंड अपनी रतूबत को पैदा नहीं कर रहा, तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि ऐसे मरीज़ों में सिर्फ 2 से 5 केजी तक या 5 से 10 पाउंड तक वज़न जो है वो थायराइड की वजह से बढ़ता है। और इसकी एक वजह लो बेसल मेटाबॉलिक यानी कम बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा पानी का रिटेंशन जो है जिस्म में जब होती है तो उसकी वजह से ये बढ़ता है। अगर इससे ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तो थायराइड ही सोल काज नहीं है, लेकिन जनरली जब इतना है तो फिर उसको थायराइड को ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए। और उसकी दूसरी अलामात में पेशेंट सुस्त हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, और अगर आप खाना भूख भी नहीं लग रही लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वेट गेन सिर्फ थायराइड की वजह से नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको आप गिलड़ कह रहे हैं, तो ये क्या मतलब, ये नज़र आना भी इसका लाजमी होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका गला बड़ा हुआ है, फूल जाता है, या बोल रहे होते हैं तो उनके गले में एक तरीके की गिटल टाइप की गिलड़ जिसको आप कह रहे हैं वो आता है, तो ये वही है? नहीं एक्चुअली अगर बोलने के साथ आता है तो ये डिफरेंट चीज़ है। अब गिलर जो है ये अगर आप देखें तो सबसे पहले जो वाजे होता है जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बचपन से बलूगत में जा रहे होते हैं, उस वक्त प्रेगनेंसी उस वक्त जो टाइम होता है ग्रोथ का, उसके अंदर गर्दन में सामने पे कुछ विजिबल स्वेलिंग हो सकती है। अक्सर माँ बाप आते हैं कि डॉक्टर साहब ये सोजिश हो गई, ये चीज़ नज़र आने लग गई है, तो वो एक बिनाइन कंडीशन होती है। उसमें समटाइम्स हमें हार्मोन को रिप्लेस करना पड़ता है, या समटाइम्स बॉडी उसको ज़्यादातर टाइम खुद ही उसको रिकूप कर जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ये बड़े हो जाते हैं, जब बड़े बच्चे बड़ों में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जैसे बॉडी की थायराइड की ज़रूरत बढ़ती जाती है, उस नीड को बढ़ाने के लिए थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ता जाता है साइज़ में। तो ये एक विजिबल स्वेलिंग होती है जिसमें कॉस्मेटिक रीजंस भी होती हैं। फिर अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें आपकी सांस की नाली पे दबाव पड़ता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो खुराक की खाने में भी मसला हो जाता है। तो इसको हम गिलड़ कहते हैं। सबसे पहले यंग एज में जब बच्चे आपकी बचपन से जवानी में जा रहे होते हैं, फिर दूसरी एक और ख़वातीन में ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है थायरॉक्सिन की, तो उस वक्त भी ये अलामत प्रेजेंट करती हैं। राइट है, मज़ीद हम जानेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। थायराइड के ऊपर बात कर रहे हैं नाज़रीन हम। अच्छा, अब हम ये पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अलामात होती हैं थायराइड के हिसाब से, जैसे अगर हम सिर्फ वज़न को भी देख रहे हैं, वज़न के अलावा भी जो कोई ऐसी अलामात हैं वो भी देखने वालों को समझा दें। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें पेशेंट को गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा। और पेशेंट की भूख बढ़ जाती है। हाँ। खाना बहुत खाता है लेकिन हाँ। एट द सेम टाइम वज़न नहीं बढ़ता। हाँ। और साथ कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। और
समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें थायराइड ज़्यादा भी काम कर रहा है फिर भी वज़न बढ़ रहा है। अच्छा। उसमें ये कि वो खाना साथ ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खा रहे हैं तो फिर भी बढ़ जाता है। और अच्छा। अदरवाइज़ पेशेंट बहुत एक्टिव होता है, हर वक्त जल्दी में रहता है और अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट सुस्त होगा, स्लो टू रिस्पॉन्ड होगा और सोया रहेगा ज़्यादा, हर वक्त सुस्ती चाहिए रहती है। पेशेंट कहेगा मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और वज़न भी बढ़ रहा है, खाना तो मैं खाता ही नहीं। जैसे हमारे मुल्क में हर बंदा कहता है जी मैं तो कुछ खांदा ही नहीं, या मैं कुछ खांदी ही नहीं, तो वज़न बढ़ी जा रहा है। तो ये मोस्टली लोगों को लगता है कि B12 की भी कमी है, क्योंकि कमज़ोरी की अलामात B12 पे भी बहुत आती है। हाँ, B12 का भी, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, B12 चूँकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी ग़िज़ा में आमतौर पे पाया जाता है, तो उसकी कमी आमतौर पे इतनी जल्दी नहीं होती। और अगर इसका जिक्र किया जाए, क्वालिटी अगर इसकी देखी जाए, तो B12 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद बॉडी में तकरीबन 3 मंथ्स तक इसके स्टोर अल्लाह ने रखने की सलाहियत रखी है। तो आप डेफिनेटली ऐसे नहीं कह सकते कि B12 की कमी हो गई है या डेफिशिएंट हो गया। तो इसलिए जब B12 को आप रिप्लेस करना है तो वो किसी मुस्तनद मॉलेज की या डॉक्टर की मदद से अगर उसकी कमी आ रही है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि B12 हर जगह पे आपके मैदे से लेके आपकी अंतड़ियों में, आपकी नर्व्स में और हर जगह पे ये यूज़ होता है। अच्छा, आम इंसान को अगर थायराइड के इश्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रहे हैं, अगर किसी को फील है ऐसी, तो फिर ये थायराइड के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि थायराइड हो गया, या फिर डॉक्टर से ही मशवरे के बाद, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो है वो टेस्ट करवाया जा सकता है? नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हर जगह अवेलेबल है वो नब्ज़ की रफ्तार है, धड़कन जो है, दिल की धड़कन, जिसे आप नब्ज़ कहते हैं, या कहते हैं जिस तरह वो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे नब्ज़ पे हाथ रख के पता कर लेते हैं मर्ज़ का, तो उसमें जो उसकी रफ्तार है वो बढ़ जाती है। अगर आप देखें, नॉर्मल जो है वो 60 से 100 तक होती है, 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल रेंज है, और एक एवरेज एडल्ट या जवान आदमी की या ख़ातून की 72 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होती है। तो अगर 100 से बढ़ जाए तब ज़्यादा थायराइड काम कर रहा है, और अगर 60 से कम हो तब कम काम कर रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें, अगर किसी को एक्यूट पैनिक अटैक हुआ है तो फिर भी बढ़ जाएगी। अब ये केयरफुली डिसाइड करना है कि पैनिक अटैक तो नहीं है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा चलती है। अच्छा, कुछ लोग ये जो वज़न कम करने के इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, आपको पता है, फिर डाइटिंग वगैरह करते हैं, फास्टिंग है, तो क्या इनके लिए बिल्कुल महफूज है, कोई सेफ अच्छा, ये अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर अगर पेशेंट की बेसिक थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है और आप साथ उसको दूसरे इंजेक्शन वज़न कम करने के लगवा देते हैं, तो वो थेराप्यूटिकली या डॉक्टरी मेडिसिन के हवाले से वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी रूट काज ठीक नहीं होगी वज़न कम नहीं होगा, और बॉडी को आप एक किस्म की ज़्यादा स्ट्रेस में और हार्मोनल इम्बैलेंस में डाल देते हैं। एक थायराइड ख़राब है, फिर आपने एक्सटर्नल हार्मोन्स दे दिए हैं, और फिर दूसरा जो बॉडी के अपनी स्ट्रेस की वजह से हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो दे कम से मिक्स ऑफ हार्मोन्स जो कि वेट रिडक्शन को एक मुश्किल काम बना देता है। अच्छा, ख़वातीन जो है उनमें थायराइड बीमारी और वज़न कम करने के बीच में जो तब्दीलियाँ होती हैं, तो इसको क्या थायराइड का क्या कहा जाएगा? अच्छा, अगर थायराइड के लिए ख़ास तौर पे विमेंस में जो है ना कि वज़न का भी इशू आ रहा है, और अगर तो थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट बाहर एक्सटर्नल देते हैं जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। वो देने से तो ये वज़न कम, जैसे ही ये नॉर्मल स्टेट में पहुंचेगी, यानी यूथायराइड जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से जो थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा है वो रुक जाएगा। अब रुक जाएगा, लेकिन अब जो सडन ड्रॉप तो नहीं आएगा। वेट तो जो गेन हो गया उसने अपने नेचुरल कुदरती तरीके से ही और उसी रफ्तार से ही कम होना है, तो उसके लिए फिर हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो तकरीबन 2.5 से 5 घंटे पर वीक हमें एक्सरसाइज चाहिए, जिसमें हमें वज़न कम करने के लिए, और उसमें मैं आपको बता दूं इसमें कार्डियो भी चाहिए और स्ट्रेस एक्सरसाइजेज भी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा, चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि इसका कोई ऑपरेशन होता है या कोई इसकी मेडिसिन के थ्रू इसका इलाज किया जाता है? थायराइड कैसे ट्रीट किया जाता है? थायराइड की अगर तो कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइड है, तो मेडिसिन से इलाज होगा। अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर आप उसको मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं और फिर उसकी सर्जरी की तरफ चले जाते हैं।
और सर्जरी में क्या होता है, उसको निकाल देते हैं, क्या करते हैं उसको? और सर्जरी में जब हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी इंडिकेशन या वजह क्या है उसके निकालने के लिए, अगर तो गिलड़ बहुत बड़ा हो गया जैसे हमारे पास आते हैं इतनी बड़ी बड़ी गंदे, तो उसमें तो पूरा ग्लैंड निकालना पड़ता है। अच्छा। सारे का सारा जी। और उसके बाद कोई इश्यूज, कोई इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं सामने के लिए? उसके अंदर जो सबसे बड़ा, अगर एक महफूज सर्जन के पास आप हैं और सर्जरी ठीक हो गई है, तो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेशन कह दें या दवाई कह लें, लेकिन ये है कि जो आप थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था वो आपको बाहर से गोलियों की शक्ल में लेनी पड़ती है, और वो फिर आपका एक लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट बन जाता है। वो एक्चुअली दवाई नहीं है, लेकिन जो ग्लैंड आपका प्रोड्यूस कर रहा था रतूबत, वो आप बाहर से ले रहे हैं। तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंट्स जिनके थायराइड पूरा निकला होता है, थायरॉक्सिन की कभी अक्सर शॉर्टेज रहती है, तो मैं उन मरीज़ों से एडवाइस करूंगा जिनको थायरॉक्सिन चाहिए वो अपनी सफिशेंट अमाउंट में थायरॉक्सिन अपने पास रखा करें, ताकि वो शॉर्टेज के दौरान भी अब उनकी दवाई का नागा ना हो। अब उससे ये होगा, नागा हो जाएगा तो फिर बॉडी के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट किस्म की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो आयोडीन वाला नमक होता है, क्या इसको खाने से ये बचा सकता है हाँ जी, थायराइड को बढ़ने से? अब इसमें हमें उस कॉमन डिक्टम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसमें जब परहेज़ इलाज से बेहतर है। और अगर आपकी थायराइड बढ़ना शुरू हो गया है या किसी आप ऐसे इलाके में रहते हैं जिधर आयोडीन की कमी है, या वैसे भी हम नॉर्मल डाइट में भी रिकमेंड करते हैं कि आयोडीन मिला नमक लिया जाए, ताकि इसके बड़े होने से इसकी बीमारियों से बचा जा सके। और कोई ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको लगता है लोगों को पता होने चाहिए, ज़रूरी है आफ्टर दिस ऑपरेशन एज वेल? ऑपरेशन के बाद अगर तो सर्जरी ठीक, इसकी बेसिकली 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इसकी आवाज़ पेशेंट की जा सकती है। अगर बिल्कुल साइलेंट हो सकता है? नहीं, अब बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है, लेकिन उस सूरत में फिर समटाइम्स लाइफ के साथ कंपैटिबल भी नहीं रहता, तो फिर आपको सिर्फ इधर गर्दन में सीटी डालनी पड़ती है सांस लेने के लिए, तो फिर उससे पेशेंट जिंदा रह पाता है। सेंटर में सुराख करके करते हैं जी, किसमें? वो जो सेंटर में सुराख, हाँ जी, सुराख करके कहते हैं, जिसको ट्रेगोस्टमी कहते हैं, बट वो तो इट्स वेरी रियरली डन थिंग। लेकिन अब दोनों साइड की आपको जो वोकल कार्ड है, आवाज़ जिससे हम बोल रहे हैं, इसकी दो तरफ से अल्लाह ने नर्व सप्लाई दी है, राइट और लेफ्ट साइड से, तो दोनों में इसकी एनाटमी फ़र्क होती है। तो राइट साइड से और लेफ़्ट साइड पे अगर नर्व की इंजरी हो जाए तो फिर आपकी जो आवाज़ है ना जी, वो बैठ जाती है, आप ठीक बोल नहीं सकते। और कुछ ऐसी नर्व्स हैं जिसकी वजह से आप अगर वो कट जाएं तो फिर आप थक जाते हैं आवाज़, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ता है और फिर दोबारा से आपको बोलना पड़ता है। एक में तो कंटिन्यूसली आवाज़ होर्सनेस हो गई, और एक में आवाज़ आप बोलते से थक जाएंगे और उसमें हो जाएगा। तो जो बोल के थक जाने वाला है, ये इसको माइनर कॉम्प्लिकेशन में कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो आवाज़ चली जाएगी वो मेजर कॉम्प्लिकेशन में है। अब इसमें यह है कि जब अगर ये नर्व की इंजरी हो गई है और पेशेंट अगर लकी है तो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाए और ज़्यादा उसकी अच्छा है तो रिपेयर हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, और इसमें ख़र्चा कितना आ जाता है इस ऑपरेशन में? ये ख़र्चा तकरीबन, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो उसमें तो अल्लाह की मेहरबानी से और हुकूमत की कोशिशों से ये इलाज तकरीबन फ्री होता है। आपको बस आउटडोर में आना है और जो आपकी कंडीशन है उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, और फिर आपका इलाज हो जाएगा और सर्जरी हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये तकरीबन इसके अगर हम देखा जाए तो 3 से 5 लाख तक इसका ख़र्चा आता है। और ठीक है, क्योंकि उसमें अगर बड़ा ग्लैंड है तो सर्जरी का टाइम बड़ा हो जाता है, तो फिर वो सारे एक्सपेंसेस उस तरह से। सर्जरी का टाइम कितना हो जाता है अगर आप जैसे ग्लैंड के हिसाब से बात करते हैं? मतलब आप देखें, जो हम मेजर ग्लैंड है अगर हम उसकी जिक्र करें तो वो 5 से 6 घंटे तक भी हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें आपको केयरफुली देखना पड़ता है ना जी, क्योंकि अगर आपकी पेशेंट की आवाज़ चली जाए तो ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी और के लिए। दूसरी बात यह कि हमारे गर्दन में छोटे ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो जिस्म में कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं। और अगर वो भी सर्जरी के साथ निकल जाएं तो फिर पेशेंट को झटके लगते रहते हैं, पेशेंट कहता है सुनने। तो इन दोनों चीज़ों को हमें, नर्व्स को भी और पैराथायराइड ग्लैंड्स को बचाना है। इनको बचाने के लिए फिर हमें टाइम भी कंज्यूम करना पड़ता है। नर्व की तो तकरीबन लोकेशन जो है वो कांस्टेंट होती है या थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ होती है, लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं ये रियल टास्क है, इनकी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं होती गर्दन में। और
पहले ओरिजिनल नॉर्मल एनाटमी भी फिक्स नहीं होती है। जब ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो ग्लैंड के ये जिस पोर्शन के साथ, गिलड़ के पोर्शन के हिस्से के साथ होते हैं, वो बड़े होते जाते हैं। तो अगर ये इधर सपोज इस जगह पे था तो ये इधर पहुंच जाएगा, या गर्दन में नीचे पहुंच जाएगा। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, पेशेंट की सेफ सर्जरी करना, वो सबसे मुश्किल काम होता है, और उसमें फिर हमें टाइम भी कंज्यूम होता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि गर्दन में सर्जरी हो रही होती है, तो गर्दन इज़ लाइक हब बिच, जो कि सर को धड़ से कनेक्ट करती है, तो सारी मेजर ब्लड वेसल्स इधर जा रही होती हैं। तो अब ब्लीडिंग को होने से बचाने के लिए और सेफ सर्जरी करने के लिए फिर हमें उसमें टाइम तो कंज्यूम होता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें थायराइड के हवाले से। आई होप कि ये जो भी हमारा सेगमेंट था थायराइड के हवाले से, कोई भी पेशेंट है या किसी के घर में कोई ऐसे अफराद जिनको मसला हो रहा है, तो ये उसको इस रील को देख के तो आप सेव कर लीजिए ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। टेक अ ब्रेक। ज़बरदस्त टॉपिक में बात करने लगे नाज़रीन हम, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं हमारी मेहमान कौन है। ठीक है, हमारे पास हैं नाजिश हबीब साहिबा जी, और माहिर नफ्सियात हैं, और आज हम जिस टॉपिक पे इनसे बात करेंगे वो है फोकस, तवज्जो, ठीक है, और मेमोरी जो है उसको इंक्रीज़ किस तरह से किया जा सकता है। हम कुछ टेक्निक्स जो है उसके ऊपर आज इनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए चीज़ें हम रख के भूल जाते हैं, और हम इसको ये कहते हैं कि भाई पता नहीं दिमागी कमज़ोरी है। अच्छा, पहले हमारे जहनों में बड़ी चीज़ें याद रहा करती थी। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी करीबी भाई का या किसी भाई बहन का कोई फ़ोन नंबर ही पूछ ले तो आपको तो वो भी याद नहीं होता। ठीक है, कई लोग तो अपना नंबर ही भूल जाते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ख़ुद की भूल जाते हैं, दूसरे की तो बात की बात है, आपको याद नहीं होता। आप किसी से पूछ लें कि यार तुम्हारी अम्मी का अगर कोई इंतकाल हो गया तो कब हुआ, वो एनिवर्सरी सोचते हैं अम्मी का इंतकाल कब हुआ था यार, ये यार मेरे लिए बड़ा सदमा था, मैं ये डेट याद ही नहीं रखना चाहता। ऐसी पर बातें करते हैं, ये है मकाना बातें, ऐसे ना कहा करें। ये मसला है आपकी मेमोरी का। आपकी मेमोरी ना कोई प्रैक्टिस मांगती है, चीज़ें जो कि हम प्रैक्टिस में से हट जाते हैं। असल में हमने हर चीज़ की ग़िज़ा बनाई है, हमने जिस्म की, हड्डियों की ग़िज़ा, हमारी स्किन की ग़िज़ा, बालों की ग़िज़ा, मगर हम क्या करते हैं, हमारे जो दिमाग को ग़िज़ा चाहिए वो हम नहीं करते। हमें चाहिए अब रेडीमेड informations, like if you have this phone, you have everything like ChatGPT, you have everything, you know, like library में, नोटबुक में आपने उसको सेव किया हुआ है। जब आप उस चीज़ों को सेव कर लेते हैं तो वो जो प्रैक्टिस है आपकी मेमोरी को याद करने वाली, वो आप भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप क्या भूलते हैं आपको पता है? अपने पासवर्ड्स। आपको याद ही नहीं रहते अपने पासवर्ड्स। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ नोट पे जाके लिख लेते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। या फिर अब आपने फेस आईडीज़ लगाई हुई होती हैं, देन यू हैव दिस इशू। हमने किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने दिमाग को तेज़ कर सकें, हम चीज़ें याद रहें, डेट्स, बच्चों के नाम, ये वो। हम तो बच्चों के नाम भी मिक्स कर देते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, हम उसको शहजाद कह देंगे, इसको शगुफ्ता कह देंगे, जबकि ये शहजाद है वो शगुफ्ता है। बात करते हैं नाजिश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक ठाक, क्या हाल है आपका? अच्छा, जो देख रहा होगा ना वो ये कह रहा होगा यार ये तो मैं भी करती हूँ, तो इसका मतलब मैं पागल हूँ। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ जी, कि लोग हमारे पास आएंगे या वैसे ही जो जनरली बात करेंगे कि यार हमें याद नहीं रहता कि हम पागल तो नहीं हो रहे, ये सवाल होता है लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना कॉजेज़ भी बताना चाहती हूँ कि पहले तो हमें पता चले ना कि ये मेमोरी प्रॉब्लम्स होती क्यों। तो चलो, एक तो हो गए ओल्ड एज के लोग जिनको डिमेंशिया हो रहा है, उनको तो है मेमोरी। किस एज से शुरू हो जाएगा वो ये? आपके 70s के बाद अगर हो रहा है, हाँ 60s में 70s के बाद आपके वैसे ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, तो कई लोगों में डिमेंशिया हो जाता है। तो चले, उनका तो मेमोरी लॉस वैसे हो रहा है ना। एक है बच्चे जो आईडी के पेश हैं मरीज, जैसे मेंटली रिटार्टेड है, बचपन से ही उनके जहन जो है वो कमज़ोर है, तो उनको मेमोरी इश्यूज़ हैं। और एक हो गए हमारे जैसे लोग, ठीक है, कि जिन लोगों को मेमोरी इश्यूज़ हो रहे हैं लेकिन ना तो उन्हें आईडी है ना कोई डिमेंशिया है, और हमें लग रहा है जी हमारी तो यादाश्त ख़त्म हो रही है ऐसे। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ख़त्म क्यों हो रही है। तो अब इसकी 2 कॉजेज़ हैं। एक तो ये कि या तो आप अपने माजी में बैठे हुए हैं, माजी की यादों में बैठे हुए हैं, तो अब आज की याद आपको आ नहीं रही कोई भी, ठीक है ना। आप जब भी कोई पढ़ने बैठते हैं, आप जब भी कोई याद करने बैठते हैं, आपके जहन में रश ऑफ थॉट्स हैं जो आपके पास से रिलेटेड है। जो एक शेर है ना, यादें माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो यादें माजी में रहेंगे तो आपका हाफजा आज का कमज़ोर हो जाएगा। तो आप पहले ये देखें कि ऐसे तो नहीं है कि पढ़ाई के दौरान आप जो है सब पास्ट का ही सोची जा रहे हैं, ये क्यों नहीं किया मैंने, वो क्यों नहीं किया, पछतावे और ये आ रहे हैं आपके जहन में।
या दूसरी तरफ जो दूसरा दुश्मन है हमारा वो है फ्यूचर की सोचे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो स्टूडेंट्स को है, पास होगा कि नहीं होगा, फिर क्या होगा, डॉक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कल की फिक्र। एग्जैक्टली कल की फिक्र। तो क्या बात है कि हम या तो माजी की फ़िक्र में हैं या फिर हम आगे मुस्तकबिल की फ़िक्र में, और जो हमारा हाल है जिसमें हम बैठे हैं किताब खोल कर या फिर जो भी कर रहे हैं वो सारा हमारा तबाह होता जा रहा है और हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। तो हाल की यानी हेयर एंड नाउ में हम नहीं हैं, हम माइंडफुल ही नहीं हैं और हम गिला शिकवा कर रहे हैं अपनी मेमोरी के साथ। अभी जैसे हम प्रेजेंट में हैं, जो चल रहा है हमारे साथ हो रहा है सब जी, कुछ, हम इस प्रेजेंट सिचुएशन में बेसिकली हाजिरी नहीं लगा हाजिर ही नहीं है। एग्जैक्टली हम हाजिरी नहीं लगा रहे, बिल्कुल अटेंडेंस ही कोई नहीं चल रही है। अटेंडेंस ही नहीं है हमारी, अटेंडेंस पास्ट में है या फ्यूचर में है, जिसकी ट्रैफिक को हमें जैम कर देना चाहिए। यानी ये भी स्टॉप, ये भी स्टॉप, और हमें अपने हाल की ट्रैफिक चलानी चाहिए। तो ये हम करते नहीं है। इसमें माइंडफुलनेस है ना कि हम बार बार अपना ध्यान लेकर आए। स्टूडेंट्स में हमारे पास आते हैं, हमें याद नहीं होता है, हम उन्हें टेक्निक्स बताते हैं जो मैं भी बताऊंगी भी, लेकिन पहले आप कॉज देख लें कि ये तो नहीं हो रहा कि आप माजी या मुस्तकबिल में कहीं स्टक। अच्छी बात की है, एक ये भी बल्कि अच्छी टेक्निक है कि यू नीड टू चेक योर फर्स्ट। एग्जैक्टली हम बचपन में होते थे, हमें कितना अच्छा याद होता था, लपिया आती है। हाँ, एग्जैक्टली हम कोरस में याद भी करते थे, बेसुरे से बेसुरा बंदा चीख चीख के उधर जो है ना, अभी तक याद है, अभी तक याद है। अब नहीं हमें याद होती। अब आप हमें दे दे कोई इकबाल का शेर। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बड़े शेर याद करने होते हैं, याद करके मुझे इधर बोलना होता है। तो याद तो रट्टा अच्छा 2-3 मरतबा आईने में बोल देती हूँ, सुबह जाके मॉर्निंग शो पे बोलने, फिर कहीं जाके मेरी सुई अटक जाती है, फिर मुझे ऐसे पर्चा देखना पड़ता है कि ओह ओके ये ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉज ओवरवेल्म होना भी है ना। एक वक्त में आजकल लोग मल्टीटास्किंग है, एक ही फिक्र, वो करना है वो करना है, तो वो फिर पहले ज़मानों में इतने टास्क नहीं होते थे। उसके बाद पहले ज़मानों में ये मोबाइल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज़ तो अवेलेबल है, दिमाग को तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, हमने तो एक्टिव रिकॉल भी नहीं करना कभी बैठ के कि यार याद करें क्या हुआ था, फ़ौरन निकाला उसमें से आंसर आ गया। तो दिमाग को तो जंग लग रहा है ना, बिकॉज हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है। अब जैसे एक टेक्निक होती है एक्टिव रिकॉल, कि अब आपने कुछ याद किया है तो आप कभी बैठ के आपने पढ़ा, एक सफ़ा पढ़ा है, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो फ़ौरन बुक बंद करें और सोचें कि मैंने क्या पढ़ा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें जहन से, सवाए कि रट्टे लगाई जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल, गाड़ी में बैठे याद करें यार सुबह कल जो मैंने पढ़ा था वो क्या था, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमारे पास मोबाइल है, हमें क्या ज़रूरत है रिकॉल करने की, निकालें और देख लें। तो ये चीज़ें जहाँ अच्छी हैं वहाँ हमारी मेमोरी को जंग ज़रूर लगा रही हैं। अच्छा, एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और हम बात कर रहे हैं आज टेक्निक्स के ऊपर जिससे हमारी मेमोरी थोड़ी सी तेज़ हो जाए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम टेक्निक्स पूछेंगे आज नाज़िर से कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, याददाश्त जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो क्या ये जो वर्जिश वगैरह होती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती हैं, एक्सरसाइज, रनिंग, ये काम आती हैं, योगा वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपका ब्लड फ्लो तेज़ होता है, तो ब्लड फ्लो तेज़ होता है तो दिमाग तेज़ होता है, ठीक है। अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे, और आपका एक्सरसाइज का बिल्कुल एक है एस्पेक्ट ना कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, 20 से 30 मिनट की वॉक कर लें चाहे आप, तो इससे भी मेमोरी अच्छी होती है। स्लीप बहुत ज़रूरी है कि आपको नींद अच्छी आए। अगर आप सारी रात ही जाग रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं 11 बजे के बाद हमारी बैटरी चार्ज होती है, हमारे सारे ऑर्गन्स, हर चीज़, हमारी स्किन तभी अच्छी होगी जब हम 11 बजे सो रहे हों। इसी तरह हमारी मेमोरी भी तभी शार्प होगी जब रात की नींद अच्छी हो। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि दिन में आप बड़ा अच्छा, हर चीज़ आपका हाफजा अच्छा होगा, तब फिर आप यादें माजी में ही रहेंगे या फिर यादें मुस्तकबिल में। तो इसलिए अपनी स्लीप ठीक करें। तो स्लीप, एक्सरसाइज और अटेंशन, लाइक आप पढ़ रहे हैं, आप साथ मोबाइल लगाया हुआ है, साथ मैं देखती हूँ मेरी अपनी बेटियाँ खानों में उन्होंने वो लगाए होते हैं और साथ पढ़ी, मैंने कहा ये कौन सी पढ़ाई, टीन की होंगी ना। एग्जैक्टली, टीन एजेस है। तो अब ये मतलब वो हमें ऐसे ही याद होता है, अभी ऐसे तो फिर याद नहीं होता, वो तो सिर्फ बस ऐसे ही याद है ना। हाँ, फिर वो ऐसे ही याद होता है फिर वो ऐसे ही ऐसे ही याद होता है, एग्जैक्टली। तो मतलब आप एक वक्त में एक काम करें, पढ़ रहे, माइंडफुलनेस है ना, एग्जैक्ट वही कि आप माइंडफुल कहीं और हैं, आंखों के आगे आपके कुछ और है, फिर आप कहते हैं जी हमारा हाफजा कमज़ोर है। तो मतलब इस तरह से तो ज्यादती हो जाएगी। समटाइम्स मन कहीं और होता है, वो मन भी हाजिरी वाला ही सीन है कि प्रेजेंट नहीं है, कि हम किसी चीज़ के मन में होते हैं, लाइक हमें भूख लग रही होती है, हमारा कहीं किसी कैंडी पे दिमाग होता है, कहीं होता है हमको ये चाट खा ले, कहीं दिमाग होता है यार ये टाइम कब तक खत्म होगा, कितनी देर और पढ़ना है। बिल्कुल है। अच्छा, उसमें जल्दबाजी भी होती है, उसमें बड़ा अच्छी टेक्निक होती है कि आप इन चीज़ों को एज ए रीइंफोर्सर रख लें कि मैं इतना पढ़ूंगा, मतलब मैंने आधा घंटा तो लाजमी आज पढ़ना है और उसके बाद मैं ये कैंडी खाऊंगा।
अच्छा। जैसे बच्चे अगर ये कर लें ना, हाँ। तो वो अपने आप को कहें कि हाँ मैं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये मैंने सीरीज देखनी है, मैंने ये चीज़ देखनी है, हाँ। तो हाँ मैं 1 घंटे की पढ़ाई करूंगा और फिर मैं खाऊंगा। तो उसको एज ए रीइंफोर्सर, एज ए इनाम रख लें अपने लिए। तो ये आपने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करनी जैसे है। मैं छोटी थी ना, मैं अपनी टीचर से हर वक्त ये पूछती रहती थी, टीचर ये लास्ट है ना, इसके बाद हाँ, मैं फ्री हूँ? फ्री हूँ। वो कहती थी 2 और। छुट्टी का टाइम। हाँ, छुट्टी के टाइम। मैं कहती थी ये वाला कल कर लें, हाँ। तो हम इसमें घर पे कर लूंगी, और मैं कभी घर से करके हाँ। नहीं आती थी। तो ये जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो हाँ। उसको कायम करने की कोई टेक्निक, अगर बच्चों को के सेम टाइम वो पढ़ रहे हैं, हाँ। और वो जो उनको कह दिया कि नहीं 3 सेशन करने हैं हमने, और वो कह के नहीं बस 1 कर लेते हैं, टीचर ये लास्ट है, तो उसको कैसे हम उधर। अच्छा देखिए, उसमें ये है कि बच्चे का आपने अटेंशन स्पैन भी तो देखना है ना। जैसे कई बच्चों का अटेंशन स्पैन अब बच्चों में डिफरेंट है, कुछ हाइपर एक्टिव से होते हैं। अब ये कि आप घंटा बिठा रहे हैं, वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। मेरा अटेंशन स्पैन जो है 45 मिनट है। आई नीड ब्रेक आफ्टर दैट। मुझे उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक चाहिए होती है जब मैं पढ़ रही होती हूँ। आपको लगता है उससे याद अच्छा होता है? एग्जैक्टली, हाँ। अगर आपको लगे ना कि आप पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा याद हो रहा है, और एकदम आपके तो दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, तो इट मीन्स कि आपका दिमाग ब्रेक चाह रहा है। तो 5 मिनट की ब्रेक ले ले, बाहर से ज़रा घूम फिर के आ जाए, लेकिन वो 5 मिनट की हो, ठीक है, और फिर आके टिक के बैठे। अच्छा। तो इसलिए अटेंशन तभी आपकी मेंटेन होगी। एक तो आपके पास मोबाइल ना हो, एक आप अटेंशन स्पैन अपना देख लें कि मैंने कितना मेंटेन करना है, स्लीप अच्छी करें अपनी, और दूसरा ये कि चंक्स में याद करें, एकदम ओवरवेल्म ना करें कि आज मैंने पूरा चैप्टर याद कर लेना है, ठीक है। चंक्स में उसे बना बना के याद करें। स्टोरीज़ की सूरत में याद करने की कोशिश करें चीज़ों को। पुराने ज़माने में याद है आपको, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे जो बुज़ुर्ग थे, वो मुझे ना मेरी दादो बड़ी स्टोरी सुनाती थी, और उससे मुझे बातें बहुत याद रहती थी। मतलब कोई भी ऐसी बात समझानी है तो एक स्टोरी के थ्रू समझानी है। तो जो टीचर्स भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाती है, जैसे कि अगर ये समझाना है आपने बच्चे को कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा वायरसेस को अटैक करता है, तो आपके छोटे छोटे सोल्जर्स हैं और वो मॉन्स्टर्स को अटैक कर रहे हैं, तो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होगी बच्चे के जहन में, और उसको हमेशा जब वो सवाल आएगा तो ये याद आएगा, और ये स्टोरी उसके जहन में आएगी तो उसे जवाब देना आ जाएगा। तो विजुअलाइजेशन के जरिए, ऑडियो विजुअल एड्स जिसको कहते हैं ना, बच्चों को आप समझाएं, सिखाएं। बात इतनी दुरुस्त है। मैं यहाँ पे आपका एक मेंशन करना चाहूँगी कि देखिए, हमें बचपन में जब हमारी अम्मियाँ सुनाती थी, चिड़िया लाया, दाल का दाना, चिट्टा लाया, चावल का दाना, और दोनों ने मिलके बनाई खिचड़ी, आज तक हमें याद है। एग्जैक्टली, और रेपिटेशन है ना। आपको याद है ना, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, हाँ जी, बिल्कुल याद है। हाँ, वो स्टोरीज रिपीट होती थी, वो चीज़ें वक्त दिया जाता था। अच्छा, रेपिटेशन है, जैसे अगर आपने एक मटेरियल याद किया और उसे आपने रिपीट ही नहीं किया, अब लपे आती है दुआ रोज़ रिपीट होता था ना, तराना रोज़ रिपीट होता था, तो हमारे जहन में वो रेपिटेशन से वो याद हो गया। अब मैट्रिक का एग्ज़ाम है तो बच्चे टेस्ट देते हैं, टेस्ट सेशंस रेपिटेशंस, जब रेपिटेशंस करेंगे तो जाहिर बात है वो सही कर लेंगे। सो आपने एक दफ़ा याद किया और आप समझे मेरा मेमोरी इतनी अच्छी है, फोटोग्राफिक है कि हर चीज़ मुझे याद हो जाएगी, यू नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तब वो चीज़ जाके आपकी मेमोरी में जमेगी, सीमेंट बनेगी। अदरवाइज तो ऐसे है जैसे आपने बस रेत है उसमें पानी डाला है, तो रेत में बार बार पानी डालेंगे तो सीमेंट हो जाएगा, सीमेंटेड इन योर ब्रेन हो जाएगी। तो वो चीज़ रिपीट करें। वाह। अच्छा, फिर जिस तरह से, जैसे मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ये करती थी कि बच्चों को ना पूरा नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान पूरा ट्रैवल कराया करती थी। फिर जब बुक में कोई चैप्टर आ जाए मीनार पाकिस्तान का, कायदे आज़म के मज़ार का, या हिस्टोरिकल प्लेसेस, बारादरी, किसी भी चीज़ का जिक्र हो, किसी बादशाह का भी जिक्र हो, तो मेरी अम्मी ने उस बादशाह का महल पहले दिखाया होता था। एग्जैक्टली। फिर ना बुक में देखते थे, वो कहते थे इधर लिखा नहीं है, यहाँ पे ये भी था टीचर, उसका बड़ा मजा आता था। वो लोकेशन है ना, आपके जहन में वो इमेज रह जाता है। हाँ। वो लोकेशन, उधर आप पूरा फिर के आई हैं, अब जब अपने आपकी आंखों ने विजुअल्स ने देखा तो वो साथ वो इमेज भी आया। हाँ। 2 चीज़ें आ गई, 2 पाथवेज ऑफ मेमोरी चल पड़े, विजुअल भी और हमारा वो जो है देखने का भी, और इमेजिनेशन तो ये भी बड़ी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस, अगर इस तरह से विजुअली दिखा दिया जाए चीज़ों को। बिल्कुल, विजुअली दिखाएं, स्टोरीज बना के चीज़ें याद करने की कोशिश करें, चंकिंग करें, छोटे छोटे उसमें आप स्टेप्स में याद करने की कोशिश करें, और रेपिटेशंस करें, बार बार आप मतलब रिपीट करें उसको याद करने को। एक मेथड होता है, अगर हमारे पास टाइम हो तो, मेथड ऑफ लोकाय कहते हैं उसे ना, कि लोकेशंस के साथ आप चीज़ों को जोड़ दें। जैसे कि आप इस स्पीच याद करें, या आपने जाना है ग्रॉसरी करने और आपने लिस्ट है आपके पास, आपने बनानास लेने हैं, आपने एप्पल्स लेने हैं, अंगूर लेने हैं, और आपको भूल जाएगा और 4 एक चीज़ें आपने लेनी है मसलन ये वाली, तो आप ना इसकी इस जहन में इमेजिनेशन करें कि जैसे जो एप्पल है, पहले अपने घर का सोचें कि मेरा मेन गेट है, फिर मेरा लाउंज वो आता है, पोर्च आता है, फिर लाउंज आता है, फिर लिविंग रूम आता है,
और इन सब चीज़ों को इमेजिन करें कि जैसे जो केले हैं वो बाहर लगे हुए हैं, कहीं दरख्त है, ठीक है, गेट पे, और इमेजिन करें कि वहाँ लगे हुए हैं, और ऐसे लाउंज में जो है आगे पोर्च में मैं ग्रेप्स खा रहा हूँ या एप्पल खा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ आया हूँ तो ग्रेप्स का गुच्छा लटक रहा है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, लोकेशंस के साथ उन चीज़ों को एसोसिएट करें। अब दो चीज़ें आपके जहन में आ गई, लोकेशन भी और वो लिस्ट भी। अब आप जाएंगे तो आप लोकेशन रिमाइंड करेंगे ना, तो वो इमेज फ़ौरन आपके जहन में आएगा और आपको याद आ जाएगा मैंने क्या लेना था। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ लोकाई। लोग पढ़ भी सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत पुराना मेथड था लोकेशन से जोड़ के चीज़ों को याद करने का। जैसे कि अगर आपका कोलंबस का कोई आपने याद करनी है, कोई हिस्ट्री याद करनी है, तो आपके वहाँ स्कूल में एक पिक्चर लगी हुई है, आप उसकी डेट को हमेशा उससे एसोसिएट करें तो वो डेट आपको कभी भी नहीं भूलेगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके अच्छा, मेरे हैं। साथ रहेंगी। ब्रेक के बाद मैंने पूछना है कि जो ग़िज़ा होती है, जैसे बादाम के लिए लोग कहते हैं अखरोट खाओ, बादाम खाओ, दिमाग तेज़ होगा, कि क्या काम करता है? ब्रेक के बाद पूछेंगे। ये तो मैं भी खाती हूँ। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ नाज़िश मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। मैं जानना चाहूँगी कि जो बादाम और अखरोट होता है, जिसको कहते हैं खाओ तो दिमाग तेज़ होगा, ये फ़र्क करता है दिमाग की, तेज़ करता है दिमाग को? बिल्कुल करता है। बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये जो 4 मग्ज़ हैं ये हो गए, विटामिन सी वाली चीज़ें हो गई। हाँ। जैसे ऑरेंजेस हैं तो आप ये बिल्कुल खाएं। अपनी खुराक का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट होगी और डाइट में अच्छी चीज़ें शामिल होंगी तो दिमाग भी तेज़ चलेगा। अगर आप जंक फूड खाएंगे उतना आपका दिमाग बंद होगा और आप साथ साथ मोटे होते जाएंगे और दिमाग, अकल जो है वो आपकी पैदल होती जाएगी, वो तो लंबे होने से जाती है। लोग तो कहते हैं गिट्टों में जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, वो गिट्टों से भी निकल जाएगी जब गिट्टों से आप भी जंक निकल फूड जाएगी। खाएंगे। अच्छा सुनिए, मैं ये पूछती हुई अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि मेरा खुद का कद लंबा है। जो लंबे लोग होते हैं तो क्या सच्ची में ही उनकी अकल जो है गिट्टों में होती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो पहले ज़माने में शायद जल्दी बच्चियां बड़ी हो जाती थी ना, तो एज उनकी छोटी होती थी, हाइट लंबी हो जाती थी, तो ये वहाँ से फिर वो बड़ी बूढ़ियों ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी तो अकल गिट्टों में अभी लंबी हो गई है लेकिन अकल तो इसकी अभी बहुत छोटी है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई ऐसी टेक्निक जैसे अगर उसकी कोई प्रैक्टिस हम करें दिमाग तेज़ करने के लिए? कुछ बच्चों के लिए तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बताई, उसके अलावा कोई हम अगर फिजिकल कोई एक्टिविटी कोई ऐसी? मैं एक और टेक्निक भी यहाँ बताऊंगी कि आप जैसे नाम भूल जाते हैं ना, तो आप उसका पहला अल्फ़ाबेट ज़हन में रखें कि बी से था उसका नाम, तो आपको एकदम याद आ जाता है। किसी चीज़ से ना एसोसिएशन कर लें उस चीज़ की, तो आपको वो चीज़ क्लिक कर जाती है। जैसे हमें पता होता है अगर प्लम्बर है तो प्लम्बर महमूद, हाँ, स्टेट एजेंट है तो उसका पहले स्टेट एजेंट पे वो ये कर देते होते हैं। बिल्कुल। मगर नामों में मोस्टली हो जाता है। नामों में कई लोगों के ना नाम की मेमोरी, मेरी अपनी नाम वाली मेमोरी वीक है, तो हर एक की अपनी, कई लोगों को लोकेशन की मेमोरी वीक होती है कि रास्ते भूल जाते हैं। तो डिफरेंट पाथवेज है ना, तो आप डिफरेंट पाथवेज से याद करें। जैसे मैंने कहा ना कि किसी को अगर सुन के समझ नहीं आ रहा तो इमेज के थ्रू याद होगा कि उस चीज़ का ना इमेज जहन में बना ले। जैसे मैंने आपको मेथड ऑफ लोकाई बताया है कि किसी लोकेशन से उस चीज़ को एसोसिएट कर दे और जहन में पूरा इमेज बनाए कि वहाँ पे ना, मतलब जैसे अगर उसने अंगूर लेने जाना है वो भूल जाएगा तो वो सोचे कि मेरा कमरा है वहाँ पे अंगूरों की बेल लटक रही है और उसको इमेजिन करे तो उसको एकदम याद आ जाएगा। तो ये सारे क्लूज है ना, हम एड्स दे रहे हैं अपने दिमाग से निकलते वक्त मोस्टली या तो आप गाड़ी की चाबी भूल जाएंगे, फ्लैट की चाबी भूल जाएंगे, घर की चाबी रख के भूल जाएंगे, उसके लिए तो यू नीड टू हैव किस टाइम पे पिक करना भूल जाएंगे, वॉलेट कहाँ रखा है भूल जाएंगे, चश्मे नहीं मिल रहे। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए भी मैं वही बात अगेन करूंगी कि बेसिकली आपका दिमाग अटका हुआ है ना 1000 बातों में। समटाइम्स चीज सामने पड़ी होती है, दिख भी नहीं रही होती, क्योंकि आपका जहन कहीं, बिल्कुल ऐसे दिमागी मसला नहीं है, जहन अटका कहीं और हुआ है, सामने पड़ी चीज नहीं नजर आ रही। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। दूसरा, एक चीजों की प्लेस बनाए, बी ऑर्गेनाइज्ड। अब चाबियों की 100 जगह हैं तो आपको कैसे मिलनी है, तो आप एक ही जगह पे लटकाने की आदत डालें, ऑर्गेनाइज करें खुद को, स्लीप अच्छी करें, अटेंशन दें चीज़ों पर, ध्यान, मल्टीटास्किंग मत करें, माइंडफुल हों, ठीक है, ध्यान अपना एक एक्टिविटी पे रखें, इधर उधर की बातों पे जहन ना लगाएं। मोबाइल तो आपके हाथ से नहीं कभी गुम होता, कभी हम ये नहीं कहते हमारा मोबाइल ही मिला, घर के अंदर हमें हमारा मोबाइल ही मिलता है, बाकी सारी चीजें खो जाती हैं। मुझे तो कहीं कहीं ना सारी फसाद की जड़ ही मोबाइल लगता है। हाँ, किचन में मसाले नहीं मिलते। अब आप देखें, आपने कितनी खूबसूरत पहले बात की कि मोबाइल से देख लो फौरन, दिमाग तो यूज ही नहीं करना ना। हाँ, आपको पता है ये हालत हो गई कि हांडी पे खड़े होके पता होता है आलू गोश्त में क्या डालना है, मगर लोग शुरू हो जाते हैं यूट्यूब। हाँ, क्यों भाई, दिमाग चलाओ। नहीं चलाते हैं, ये चलाना छोड़ दिया, दिमाग चलाना छोड़ दिया। जो मैं आपको टेक्निक बता रही थी ना, एक्टिव रिकॉल, वो क्या है, बैठे और याद करने की कोशिश करें कुछ भी। अब जैसे ना कोई होता है ना, मतलब कि तो उसका नाम क्या है, नाम क्या है, जहन में आएँ कि क्या नाम था, कोई एसोसिएशंस डेवलप करें, आपको आ जाएगा, दिमाग का जंग उतरेगा थोड़ा सा, तो जंग उतारें अपने दिमाग का। अच्छा, हम ये कहते हैं ना
कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जो मेमोरी है वो आपका असल असासा है, वो आपकी कीमती असासा है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे या बिस्तर में पड़े होंगे और हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे और हमसे जान छुड़ा रहे होंगे, जाहिर सी बात है बूढ़े आदमी के इर्द गिर्द कोई इतनी खिदमत के लिए खड़ा नहीं होता, बुलाना ही पड़ता है आवाज़ देके कि बेटा ये ला दो, वो कर दो, ये कर दो। तो उस बुढ़ापे में जो मेमोरीज़ है ना वो आपका सबसे बड़ा सहारा है जीने का। तो जब हमें चीज़ें याद ही नहीं रहती तो हमारी मेमोरीज़ जो है वो हमें क्या एंटरटेन करेगी। अब तो ये हालत है लोगों को, मैं क्या कहूँ। हाँ बस सही बात है, अच्छी मेमोरीज बनाए ना, ताकि हमें भी बुढ़ापे पे कुछ हमारे पास चीजें हों। तो अच्छी मेमोरीज बनाए, बुढ़ापे में तो चले यादें माजी आ सकती है। अच्छी मेमोरी और बैड मेमोरी, इन दोनों एंड तक कौन सी याद रहती है इंसान को, कौन सी भूल जाती है? ज्यादातर बैड मेमोरीज। बैड याद रहती है, यस, प्रोसेस नहीं हुई होती ना, स्टक हो जाती है हमारे दिमाग में। गुड मेमोरीज़ हम याद रखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो बैड मेमोरीज़ है ना उसकी फ़ाइल हमारे दिमाग में जम सी जाती है। तो उसके लिए फिर अदर थेरेपीज़ हैं जिसके ज़रिए, जो ट्रॉमा मेमोरीज़ हैं जैसे, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को तंग करती रहती हैं, मुख्तलिफ सूरतों में ट्रिगर करती रहती हैं हमें। तो ट्रॉमा मेमोरीज़ एंड तक, जब तक हम उसे प्रोसेस नहीं करते विद थेरेपी एंड दूसरी चीज़ों के थ्रू। अब देखिए मैंने आपसे कितनी सारी बातें पूछी कि प्लीज़ याद करने की टेक्निक बता दें, कोई ऐसी मेमोरी जो हमें सदा याद रहे, ऑल दैट। मगर अब मुझे आपने ये बताना है कि कोई ऐसी टेक्निक जो आपकी कोई ऐसी मेमोरी है और वो आप भुलाना चाहते हैं और आप याद करना ही नहीं चाहते, तो भुलाने की टेक्निक बताएं। मुश्किल बता दिया। अच्छा, वो ऐसे चुटकी बजा के नहीं आनी वो टेक्निक, तो वो बताएं लोगों को। हाँ, तो बताएं वो उसके लिए थेरेपीज है ना। हाँ, अपने दिमाग से बुलानी है, हाँ, हटानी exactly, है, हाँ। कैसे करनी है वो? अब उसके लिए देखें डिफरेंट किस्म की ना इलाज हैं, तरीका इलाज है। जैसे कि जैसे PTSD हो जाता है लोगों को, ऐसा ट्रॉमा ज़िंदगी में आ जाता है कि वो उसकी वजह से उनको, वो फिर सदमे के वजह से उनको मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। तो उसके लिए पूरी एक ट्रेनिंग होती है, EMDR कहते हैं उसे। तो वो है स्कीमा थेरेपी है, वो तो पूरी थेरेपीज़ हैं। फ़ौरन से हम कहें ना कि हम उनको जी कहेंगे कि ये आप टेक्निक करेंगे तो आपको वो मेमोरी भूल जाए। टाइम की उसमें कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं, कुछ सेशंस दरकार होते हैं, क्योंकि देखिए ये ट्रिगर्स बनते हैं, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है तो फिर ये थेरेपीज़ के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से डील हो। इंसान है, उसकी पहली मोहब्बत थी कोई लड़की, हाँ। मगर उसकी उधर शादी नहीं हुई और शादी किसी और से हो गई है, मगर उसका दिल दिमाग जहन उधर ही अटका। हाँ। अब उस चीज़ को मिटाना भी ज़रूरी है और वो खुश भी है अभी अपनी दूसरी बीवी के साथ और ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर जब फ्री टाइम बैठेगा उसको वो लड़की याद आएगी। या फिर अगर उसकी बीवी कुछ भी करेगी बुरा उसके साथ तो फौरन वो ट्रिगर करेगी वो वाली मेमोरी उसके साथ। हाँ, या कुछ सिमिलैरिटीज होंगी चीजें, यू नो। हाँ। इसकी कोई टेक्निक तो ये इस हद तक तो बता दें, इधर बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। आपने वही देखना है, वही आप माजी में है ना, अगेन यू आर स्टक इन योर पास्ट, क्योंकि भुलाई नहीं जा रही ना मेमोरी। बिल्कुल ऐसी अब ये अच्छी मेमोरी थी मगर हासिल हासिल हो गई। हाँ, इसको किस तरह बोलना है? देखिए इसमें तो फिर आपने अपना थोड़ा कॉग्निटिव, या तो आप एक थेरेपी कराएं, अगर बहुत इफेक्ट कर रही है तो यू कम टू योर थेरेपिस्ट, जाएं और उससे इलाज कराएं, फ्यू सेशंस लें उससे, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। इसकी भी थेरेपी जरूरी है। एग्जैक्टली, इसकी थेरेपी अगर तो ये आपको बहुत इफेक्ट करने लग गई है ना, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करी, दिस मीन्स कि ये एक कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके लिए यू नीड टू गो टू द थेरेपिस्ट। ठीक है, नहीं तो बस आप ये सोचें कि अब इसका क्या फ़ायदा है, नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो गया वो चिड़िया वो वाली बात नहीं है कि जो हाथ में है उसी पे आप रहें, बाकी जो बुश में है चिड़िया उसको छोड़ दें। वो जो एक आपका मुहावरा भी है ना कि मतलब जो आपके हाथ में है उसी पे रहें और जो पीछे रह गई हैं उनको छोड़ दें, जो उड़ चुकी हैं आपके हाथों से। तो फ्रीज मत हो। मैं तो एक जुमला कहती हूँ कि लाइफ इज़ टू चिल नॉट टू फ्रीज। सो डोंट फ्रीज इनटू योर पास्ट एंड इनटू योर मेमोरीज। उसको आपने जमा लिया अपने दिमाग में, उसे चिल करें। चिली चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, वी डोंट लाइक द फ्रीज थिंग्स। तो जो मेमोरीज जम चुकी हैं वो आप उसमें ज़िंदगी के आज में चिल करने की कोशिश करें। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी आज की ये सेगमेंट हमारी। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ओके जी, वेलकम बैक नाजरीन। मैं आपको बताऊं मेरे पास एक ज़बरदस्त मेहमान है और सोशल मीडिया पे मैं आपको बताऊं इतना वायरल है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, बड़ा दिल से अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया लोगों ने इनको। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जैसे अजीब उटंगे काम करते हैं, जिनकी बात अच्छी नहीं होती या सच के साथ नहीं खड़े होते, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कंटेंट को लेके बड़ी मज़े की बातें करके आपके साथ जो है ना सच के साथ खड़े होते हैं। और मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे लोग जो मिसाल हो ना, जैसे अंदरून शहर की, पंजाब के, हमारे कल्चर की सही पहचान, जो लोग झूठ नहीं बोलते,
उन लोगों में से एक पहचान है हमारे साथ। वैसे पहले आपको मुतारिफ करवा दूँ, अख्तर लावा साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ ना कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो आप भी उन लोगों में से हैं। जी जी। क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च आपकी, जितने लोगों से आपके बारे में पूछा, सब ने मुझे कहा कि बड़ा अच्छा ख़ानदानी बंदा है, बड़ा कल्चरल बंदा है, अपने कल्चर को, पंजाब को पूरी दुनिया में मशहूर कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, सच बोलने वाले खड़े बंदे हैं और झूठ का साथ नहीं देते। बिल्कुल सही मैडम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया है, मेहरबानी। ये सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। वाह। इंसान की कोई खूबियाँ होती हैं। मैं 23 साल बहरीन में लगाया और अपने माँ बाप को हज कराया, अपनी बेटियों की पढ़ा लगा के शादी की, माशाल्लाह। उन्हों का हिस्सा भी दे दिया। माशाल्लाह। हाँ तो फ्री हो गए आप तो? जी फ्री हो गए, हिस्से विस्से भी दे नहीं दिए? नहीं, अभी वो पता है ना, मेरी पहली बेगम बहरीन में फौत हो गई थी कैंसर की वजह से। अच्छा अच्छा। तो 2 बेटियों को लाके बैरियटोन शादी की, उन्हों का हिस्सा भी दे दिया। फिर शादी की, इसमें भी 2 बड़ी बेटियां हैं और माशाल्लाह। 13 साल का बेटा है। वाह, हाँ। क्या बात है। तो बेटा अभी सबसे छोटा है? 13 साल का बेटा है। शुक्र है, मैं बेटियों से प्यार करता हूँ, हमारी सुन्नत रसूल है क्या बात। उन्हों की वजह से मुझे इज्जत मिली है, अरे वाह। बेटियों की वजह से। अरे वाह। हाँ तो इसलिए माशरे की भी बेटियों को अपनी बेटी समझते हैं। मैं हाँ। समझता हूँ, मैं ही नहीं तो कई लोगों को, टिकटॉकरों को बताया है कि औरत की इज्जत करनी सीखो। जो मेरी छोटी बहन बनती है वो मैं उसको छोटी बहन बोलता हूँ। जितनी भी एंकर है, मेरा पता है कितना है, गूगल निकाले 400 के ऊपर इंटरव्यू है, और कोई पाकिस्तान का ऐसा चैनल नहीं है जिसने मेरा इंटरव्यू 2-3 दफ़ा ना लिया हो। अच्छा सर, मैंने आपकी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी। देखें, आपको यहाँ पर बुलाने से पहले ना मुझे रिसर्च करनी पड़ती है। ये जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ ना, जी ये वो कुर्सी नहीं है कि मेरा घर का ड्राइंग रूम नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के मुंह से ऊट पटांग बोल दूं और घर की जो है ना बातें करूं कि हाँ शगुफ्ता के बालों में जुए पड़ गई हैं, तो मैं लाइव भी बैठ के उसको ये कह दूं कि भाई मेरी ड्राइंग रूम की गलती है। मैं तो ड्राइंग रूम में जैसे बात करती हूँ ना, वैसी मैंने इधर भी वैसे बैठ के बात कर ली। ये कोई मेरी गलती नहीं है। जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है मुझे, और सोच समझ के होमवर्क के साथ बैठना पड़ता है। तो आपकी सर रिसर्च बहुत प्यारी है मेरे पास, और इतना एंटरटेन करते हैं आप। जो आपका एक नारा भी है ना, है वो बड़ा अच्छा है, लाहौर द पापा अख्तर लावा। आई लाइक इट, आई लाइक द स्टाइल एज वेल। एक बार अगर नारा ये मार देंगे फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मेरे पास अभी मैं गया ना, उधर रेस कोर्स में फूलों की नुमाइश लगी थी। हाँ। उधर बहुत दुनिया मेरे साथ ना, फैमिली मेरे साथ, जो भी फैमिली है ना, बहुत इंटरेस्ट होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी बेटी है, इनू तत्ती बहाना लगे, पूरी दुनिया की खुशियां इनू लगन, माँ बाप नू यस करना, पढ़ लिख के मसीहा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। दुनिया च कोई सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर है। मामा छला पवा दे, खिंच मेरी फोटो सिटी 4224 ते ला दो, लाहौर दा पावा कर लो। ये ऐसे नहीं होगा, इधर आ जाए इधर आ जाए, एक जरा इधर हो जाए मेरे लिए भी। अच्छा। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। हाँ ठीक है, चले जी। ठीक है। मेरे नाम लेके अब आपने नाम करना है लेके ये। चले जी, रेडी? हाँ जी, एक्शन। चले जी। दोस्तों, प्यारा फिजा अली, ये बहुत अच्छी एंकर है। अल्लाह इन्हू तंदुरुस्ती दवे, सच और झूठे बेनकाब कर दी है। मैं नहीं बोलता, इनकी सच्चाई बोल दी है, इनका खानदानी निज़ाम बोलता है। दुनिया च कोई सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर है ना। मैं मूसा, ना मैं फिरौन, बुल्ला की जाने मैं कौन। माई छला पवा दे, खिंच मेरी फोटो फिजा अली, मेरी बेटी ना ला दो, लाहौर का पावा कर ला। अब बन गया शो, मजा आ गया। अच्छा सुनिए, आजकल आपने अपना नाम रखा हुआ है बेज़मीर, जी क्या वजह है? देखो जी, बेज़मीर हूँ मैं, पूरी दुनिया को पता है। ये जो सोना पहना है ना, मैं सच बोलता हूँ, ये हमारा रिज़्क है। हमारे दादे ने हमारे बाप को दिया। दिया कितना था? 5 ग्राम। एक बुजुर्ग था बाबा तागे शाह, उसने दुआ दी है, उस दिन से बढ़ रहा है। ये 3-4 किलो हो गया है। सुबह भी मैंने इसके साथ, जैसे किकर के गोंद नहीं निकलती, हाँ। इसको सोना निकलता है। हाँ। मैं बीवी को दे के आया हूँ,
है। मैं बोला इसको सामभ के रखो, क्योंकि ये दिखा के हम लोग जीते हैं। हाँ हम बेजमीर जो है। नहीं, मगर मेरी बात सुने बेजमीर साहब, आप ये कोई दुबई से नहीं लेकर आए? आप भी दुबई से ले आते हैं, बहुत से लोग दुबई से लाते हैं। तो ये दुबई से लाया हूँ और कामों की से लाया हूँ। अच्छा, हाँ दुबई से लाया हूँ मैडम। आपके पास रसीदें हैं? रसीदे? ओ मैडम बहुत रसीदे है मेरे पास। अच्छा, हाँ, और सीधे देखो, सुनहरे को नहीं बुलाना, ये सीधे मेरे पास देख लेना। हाँ। मैं बेजमीर हूँ नहीं, ना। मैं सुनियारा तभी बुलाती हूँ जब मुझे पता हो कि आपकी जेब जो है ना भरी हुई है। पैसे हैं आपके पास? तो क्यों नहीं पैसे क्योंकि हमारे? पहले तो आप 30 लाख की बात कर रहे थे ना जी कि 30, कोई नीला शॉपर देखें जेब है? है दिखाएं? सारा कुछ है भी मेरे। है? हाँ तो आपने वैसे पहले तो रकम भी कम कर दी, पहले 30 लाख की बात की थी, फिर 10 लाख पे देखो आ गए मैडम, आप। मेरी जिंदगी मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। ये सोना असली है। ये मेरी सिस्टर जो है ना वो उधर रहती है दुबई में। हमारा खानदान ही, हमारे दादा ने, मुझे बहुत शौक था पहनने कभी के आप कह लिए। रहे हैं आपके दादा ने दिए, दादा से पहले उनके परदादा हाँ, ने दिए, दिया। फिर कभी कहते हैं आप दुबई से लाया हूँ। कोई एक पास से हो जाए ना, लाए कहाँ से वो बता दें। कोई सब्जी थोड़ी है जो आप ये रेडी से उठा के ले आए। और मैडम दरअसल ना हमारे खानदान को भूलने की आदत है। भूलने दादा की ने आदत? भी दी है। हाँ। तो दुबई से भी लाए हैं। हाँ। अभी क्या बताएं, आपको जहेज में तो नहीं आई थी? मतलब सॉरी, हाँ जहेज में भी आ सकती मैं कोई अंजुमन थोड़ी हूँ जो जहेज में लेके आई हूँ। है? मैं तो बेजमीर हूँ मैडम। एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हमारे पास लॉर्ड बाबा अख्तर लावा साहब मौजूद है। एंड ही सो इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, ही इज सो इंटरेस्टिंग। टेक अ ब्रेक। आ गए जी बेजमीर साहब। मुझे एक बात बताएं, ये जी, जो जी। आपका सोना है ये जी। असली है या नकली है? तो थोड़ा मुझे बता दें, मैं किसी को नहीं बताना। मैडम मैं कीएगा सोना असली है। असली है? असली तो और की दुबईयों केड़ा आंदा है। दुबईयों आंदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। मगर सुनिए मेरी बात, जी, जी। ये राज मुड़ हवेली से बाहर नहीं जाएगा जी कि ये जो सोना है ना जी। ये नकली है। ये सिर्फ आप मुझे बता दें। देखो, अल्लाह की कसम बेटी खाओ तुम क्या कि किसी को बताओगी नहीं। आप समझे? मैंने जो आपने कहा है मैं वैसी करूँगी। आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगी, सब बता दें असली है नकली है। अगर सुनियार को बुलाएंगी तो नकली है, वैसे असली है, कसम। ये क्या बात? नहीं बेज़मीर साहब, ये तो कोई ज़मीरों वाली बात। मेरा ज़मीर ही नहीं हैगा, ਅਸੀਂ है घूमन घेरियां। अच्छा चले, हाँ। ये जो जेवर है ये पहन के आपको मिलता क्या, क्या दिखाना चाहते हैं आप? मतलब आवाम में आप देखें ना, इतनी तकलीफ है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बिल नहीं पे करते, लोग बेचारे घर का जो है ना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बहनों की शादियां, बाप अस्पताल में पड़ा है, उसके इलाज के पैसे नहीं है बेटों के पास। अब वो लड़के अगर इस तरह के जेवर पहन के फिर ये सब चीज़ों की ख्वाहिश कर लें, मतलब आप उनकी तजलील कर रहे हैं उन लड़कों की, उन मेहनत कश बच्चों की, कि भाई तेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं, देख मेरे पास सोना है। क्या दिखावा किस चीज़ का है? मतलब मैडम आप लोग जानती नहीं है, दिखता है तो बिकता है। जब मैं सोना नहीं ना पहनता था तो मेरे से कुछ सलामदार नहीं लेता था। अच्छा, हाँ, क्यों? मैं किसी को फ्रॉड करने की कोशिश करता था ना, बेजमीर असी खाने ही इथों वहाँ, साडा रिज़्क ही इथों आ रहा है। तो कोई बिजनेस पीछे तो आप कहते हैं हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे खानदानी बिजनेस है, वो किधर है फिर? अल्लाह की कसम, हमारे बिजनेस होते तो मैं जगह जगह से गालियां जलील होता। हाँ? हमारा बिजनेस नहीं है, हम लोगों को तो फ्रॉड करने के लिए बोलते हैं बिजनेस है मैडम। तो ये बिजनेस ये देखे, आप मैं किसी के पास जाऊं बोलूं कि 10,000 रुपया दे, बोलता नहीं है। मैं सोना पहन के जाता हूँ, बोलता मेरी मेले टेक्सटाइल है, मेरी बहन उधर यूके में। हाँ। तो कसम खुदा की जितने मर्जी पैसे देते हैं। तो मैंने तो मेरी बात ये सुनी। ताल्लुकात जो तो आप दिखाते हैं लोगों को कि आपके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, वो क्यों दिखाते हैं? उससे क्या मिलता है आपको? फ्रॉड उससे भी खाना फ्रॉड? भी तो और क्या है। अभी जो जो चले कारतूस है, यानी पिछली हुकूमतों के कुछ होते थे, हाँ। है
तो अभी मैं दिखा के ना कहता हूँ किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने दुबई जाना है, किसी मैं क्या बताऊं मैडम। अरे बताएं ना, सुनने क्या तो बैठी बताऊं हूं मैं। बता दें, चलें बताएं। हाँ बताएं ज़मीर साहब। मैं बेजमीर बोले, sorry, मेरा हाँ, असली नाम बेज़मीर लें, साहब, दो नंबरी ना करें। बेजमीर हूँ मैं। जी हैं? बेज़मीर दुबई में ग्रुप कौन भेजता है? मैं भेजता हूँ। ग्रुप? हाँ ग्रुप कौन सा? आप तो मैडम क्या बताऊं, दुनिया मेरी फैन देख रही कौन है। सा ग्रुप? टूरिस्ट ग्रुप? कौन सा नहीं, ग्रुप है दुबई में? ग्रुप एंजॉय ग्रुप। एंजॉय ग्रुप? यस, डिस्को जे बीन बजी। अच्छा, सिंगर्स को भेजते हैं। सिंगर नहीं, ना लगे को भी भेजता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। और बेजमीर है मैडम, ये देखो पताका होगा मेरी जेब में है, और मैं भेजता हूँ। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? मेरा आपका पर्सनल लाइफ business है, हमने भी तो खाना है मैं ना। नहीं डिस्कस कर रही उसको, ये आपका पर्सनल हाँ, आपकी मैं अभी एक सिस्टर की शादी की है, नहीं, आपकी रोजी है, फैसलाबाद में। आपकी कमाई है, मैं नहीं इस पे कोई डिस्कस कर आप सकती। बोल भी नहीं सकती, मैंने कभी आपके बारे में सोचा है? नहीं, आप छोड़ दें है ये दुनिया जो मेरे 2 नंबर मुखालफत कर रही है, काय को कर रही है? क्यों? जलती है मेरे से। आपकी किस चीज से जल रही है? सोने से? अच्छी खानदानी रईस अच्छा, अच्छा सुने, खानदानी रईस। ले ते तू। अच्छा मुझे बताएं, आप ये बाहर से आर्टिस्टों को बुलाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो क्यों बुलाते हैं? मैंने अब प्रमोटर हैं आप? जी आप प्रमोटर हैं? नहीं, मैं लोटर हूँ, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ। फराड साडी किस्मत च फराड। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਸੇ ਚ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਤੁਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, हाँ ਤੋੜ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ये ਫਿਰਨੀ क्या ਹੈ? चक्कर है? एक सलमान खान ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ हैं? ਐਂਡ ਦਾ ਵੀਕ। सलमान खान आपको लगता है आ जाएगा आपकी इन हरकतों से? ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਜ਼ਮੀਰ ਲਾਈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। सलमान खान आपके पैर पड़ता ਤੋ है? ਲੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। मुझे नहीं पता। सलमान खान? ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ और वो सलमान खान इंडियन? ਇੰਡੀਅਨ ਹੀਰੋ, तेरे- ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਟ नहीं ਪਾਉਂਦਾ। हाँ तेरे नाम वही ਆਹੋ ਆਹੋ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ जान जाना ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਚੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा, मैंने उसके साथ एक टिकटॉक बनानी है, वो गाना नहीं है कबूतर जा 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 आ जा? नहीं मतलब बेज़मीर साहब वो ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਮਝੀ? नहीं नहीं, मैं ऐसी बोल रही थी। ਨਹੀਂ मैं ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ, फिर ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਦੁਬਈ। अच्छा, ਆਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं आपके लिए एक गाना गाऊं? हैं? गा। बेज़मीर तेरा जेवर बेगाना, बेज़मीर तेरा जेवर बेगाना, जाली है चेक कभी ना करवाना, जाली है चेक कभी ना करवाना। ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੈ। ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਔਕਾਤ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖੁੱਲ ਜਾएगा। वो नीले शॉपर में देखे, आपके 10 लाख में से 1 लाख कम तो नहीं हो गया? और मैं तो घर से 10 लाख लाए लेके आया हूँ। लाए? हाँ, उसमें 1 लाख कम होगा, देख लें। एक देख कौन लिया। सी गिद्दड़ सिंगी आपके पास? लाख रुपए कौन सा कम। जिन रखा हुआ है? भाई आपका भरोसा नहीं, अभी आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं बेज़मीर साहब, आप यहाँ से उठ के जाएंगे, आपके मेरे लाख रुपए कम हो गया, मेरे लाख रुपए कम, हाय नहीं मेरे लाख रुपए कम हो गया, हाय नहीं मेरा। मैडम ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। नहीं मैं आपकी वो हरकत। देखो मैं घरों जो 10 लाख लिया हाँ हाँ तो लियो मैं सिर ते रख लेना वा। मैं बेजमीर ते मेरी गल सुनो मैडम, बेजमीर आ ना, हाँ मेरा भरोसा, मैं दिखावा वा, मैं दिखा के लुटना वा। मेरा भरा भी है, वो सिर तो गंजा है, मेरे असली वाल ते नहीं है। अच्छा, अल्लाह दी कसम विग लवाई है। अब ये वेग है? हाँ, विग ना होवे ते इत्थे छत लगदी है। अच्छा मसी विग लाई है हाँ है रैक्सिन जिवें औरतां नहीं वाल को करांदियां, मैं भेखियाल मोड़ भी खलोना वा। हाय। और पैसे जो घर जो चलाना है मैडम। हाँ, ये देखिए सोना आपका गिर रहा है, लाख भी कहीं गिर जाए, आप हम पे इल्ज़ाम लगा दें, प्लीज़ आप जो है ना दूर ही रहें हमसे। अच्छा खैर, बड़ा मज़ा आया बेज़मीर साहब, एक बार नारा हो जाए फिर हम जाएंगे और ज़रा दुनिया को बता दें कि आप फिजा के साथ खड़े हैं। ठीक है। और फिजा की सपोर्ट पे बता दें दुनिया को। ठीक है। हाँ जी, एक्शन।
दोस्तों प्यारियो, फिजा अली मेरी सिस्टर है, छोटी भैन है, अल्लाह तंदुरुस्ती दवे, है बेटी है, मैं इहदे नाल खड़ा वां। दुनिया का कोई आदमी साइड से होया अख्तर लावा फर्स्ट खलोता होएगा है, इम्तिहान च पास होएगा, लेकिन मेरी भैन वो तेनू की पता है, अल्लाह की कसम मैं बेजमीर हाँ, मेरा सब कुछ नकली हूँ है, हाथ रखे तेरी कसम मेरा सब कुछ नकली है, कोई मेरे से तबार ना करे है। यकीन करो मैं बेचन जावा ना ते 15-20 हज़ार का विकदा है। यकीन करो मैं एक एंकर को गया वहां, उन्हें ते मेरी पिट्टी मिट्टी पलीत कर दी है। ओए ओए उस न्यारा सद लिया कुड़िए, ओए ओए अल्लाह की कसम मेरा दिल करता सी जमीन फट जाए मैं डुब जाओ के मर जावा। ए, बड़ी कोई दबंग अच्छा मैं तो समझा सी घरों मैं पैसे लेके गया वा, वो किसी ਨੂੰ नहीं बुलाएगी। बड़ी होशियार औरत ही है, जो तू भी वेखेंगी ना ते मैनू बेटा दसना है। ऐसी होशियार औरत से बच के रहना आहो है। लेकिन ओनू यार ओदी अजमत नू सलाम है, पता नहीं कि किसी दुश्मन की चाल है जिन्हें दस दिता कि नकली है। मैं नहीं बोलता, नकली सोना बोलता है, अच्छे लोग बोलते ने, फिजा अली बोलती है, मेरी बेटी छोटी भैन है, सिटी 42 वाले 24 जिन्ने भी उन्होंने भी पूरी दुनिया की खुशियां लग जाए, बेटी तेनू तत्ती वहां ना लगे है। आई लव यू पाकिस्तान। लॉर्ड द पावर, नहीं नहीं गलत हो गया, लॉर्ड द पावर नहीं, दुनिया च कोई सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर है। मैं छल्ला पवा दे, खिंच मेरी फोटो, मेरी छोटी भैन फिजा अली ना ला दियो, मेरी बेटी ना ला दियो है, कोई हमसा तो सामने आए। लॉर्ड दा पावा तो लावा ओह वाह बेजमीर उर्फ क्या बात